माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाजी और आज मैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ का लेक्चर नंबर 88 लेके हाजिर हूँ। तो लेक्चर शुरू करने से पहले बच्चों, सबसे पहले माजरत, मैं 4-5 महीने के गैप के बाद कुछ मेरी फैमिली मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं वीडियोस को अपलोड नहीं कर सका। और बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि सर आपने वीडियोस क्यों अपलोड नहीं कर रहे। तो मैंने ये सिलसिला अब दोबारा शुरू किया और इंशाल्लाह एवरी फोर्टनाइट मैं एक ना एक वीडियो जो है वो ज़रूर अपलोड करूँगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली 3-4 वीडियो से हम पोइट्री के ऊपर बात कर रहे थे। हमने पोइट्री की डेफिनेशन पे बात की, हमने पोइट्री की फॉर्म्स पे बात की, हमने पोइट्री की सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पोइट्री पे बात की, हमने प्रोसेस ऑफ पोइट्री पे बात की। तो आज का लेक्चर बच्चों लास्ट लेक्चर होगा पोइट्री से रिलेटेड। और आज का लेक्चर होगा कि टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, कि पोइट्री की कौन सी टाइप्स होती हैं। और ये वो सिर्फ फेमस टाइप्स हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो पोइट्री में आगे उसकी बहुत सी सब ब्रांचेज हैं, छोटी छोटी फॉर्म्स हैं, लेकिन ये वो फॉर्म्स हैं जो कि वेरी वेरी फेमस फॉर्म्स हैं ऑफ पोइट्री की। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स, और यू कैन से व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोइट्री। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टॉप लेवल पे जो सबसे नंबर 1 ट्रेडिशनली जो फॉर्म ऑफ पोइट्री आती है या टाइप ऑफ पोइट्री आती है उसको कहा जाता है एपिक पोइट्री। नाउ एपिक पोइट्री ट्रेडिशनली इट्स अ वेरी वेरी ओल्ड फॉर्म, यानी ये इवन बिफोर क्राइस्ट ग्रीक इरा में भी एपिक पोइट्री बड़ी मशहूर पोइट्री तस्वर की जाती थी। और अगर आम, बिफोर आई स्टार्ट द डेफिनेशन, मैं आम जबान में बताऊं तो एपिक पोइम, एपिक का मतलब ही ये था ह्यूज, बिग। तो ऐसी पोइट्री जो बहुत बड़ी लेवल पे लिखी जाए, जो बहुत ह्यूज हो, लॉन्ग पोइम हो, ठीक, और जिसके करेक्टर्स बड़े जाइगेंटिक किस्म के हों, हम कहेंगे कि ये क्या है, दिस इज एपिक पोइट्री। सो वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ एपिक पोइट्री कि एपिक पोइट्री क्या होती है। कहते हैं एपिक इन जनरल, यानी आम तौर पे अगर देखा जाए, एंशिएंट यानी अगर हम कदीम सेंस में देखें और मॉडर्न या उसको मॉडर्न सेंस में देखें, मे बी डिस्क्राइब्ड एज अ लॉन्ग नरेटिव पोएम। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड बच्चों इसमें क्या आया, अ लॉन्ग नरेटिव पोएम। कि एपिक जो होती है वो एक लंबी पोएम है और नरेटिव होती है, यानी नरेटिव का मतलब है जिसमें किस्सा सुनाया जाता है, ये कहानी सुनाई जाती है। एक तो ये लॉन्ग होती है, कितनी लॉन्ग होती है मैं आगे चल के बताता हूँ। रिलेटिंग अ सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, ऑफ ग्रेट मोमेंटस इंपॉर्टेंस, यानी इसका सब्जेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए, कम अज कम इंटरनेशनल होना चाहिए, नहीं तो नेशनल जरूर होना चाहिए। कोई नेशनल हीरो हो सकता है, कोई नेशनल यू कैन से हिस्टोरिकल इवेंट हो सकता है जिसके ऊपर एपिक लिखी जाए। मुख्तलिफ वॉर्स होती है जिसके ऊपर आप एपिक लिख सकते हैं, क्योंकि एपिक में लिखा जाना है एक लंबी पोएम के तौर पे। ठीक है, चूंकि इस स्टेज पे प्रेजेंट तो होनी नहीं है, इसलिए इसमें लिमिट कोई, इट्स अ लिमिटलेस पोएम। तो इस मोमेंटस इंपॉर्टेंस फॉर मैनकाइंड, इंसानियत के लिए उसकी बड़ी अहमियत हो। अब सबसे अहम नाम जो बच्चों आपने लिटरेचर में बारहा पढ़ना भी है, जब भी आपने ग्रेट एपिक्स पढ़नी है, इंग्लिश ग्रेट एपिक्स, तो उसमें सबसे बड़ा नाम आएगा जॉन मिल्टन का, और उसकी पोएम आएगी पैराडाइज लॉस्ट। अब पैराडाइज लॉस्ट को ही इस पे अगर हम इस डेफिनेशन पे अप्लाई करें तो हम देखेंगे कि पैराडाइज लॉस्ट का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, दैट इज फॉल ऑफ मैन। कि इंसान की फॉल, इंसान को, इंसान का मतलब एडम एंड ईव, किस तरह उनको अल्लाह ताला ने गुस्ताखी करने पर जन्नत से निकाला और किस तरह फिर उनको वापस जन्नत रिस्टोर हुई। ये बड़ा मोमेंटस इंपॉर्टेंस पूरी इंसानियत के लिए एक बड़ा अहम सब्जेक्ट था। और उसमें मिल्टन खुद कहता है कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा है और मकसद क्या है, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, कि मैंने लोगों के आगे ये जाहिर करना है कि खुदा के जो वेज हैं वो हमेशा जस्ट होते हैं। खुदा कभी भी अपने बंदों के साथ ज्यादती नहीं करता, ये मकसद है। कहते हैं इंपॉर्टेंस फॉर मैनकाइंड, ग्रेट एडवेंचर्स, इसमें ग्रेट एडवेंचर्स भी हो सकते हैं, वॉर्स भी हो सकती हैं, जो ग्रीक इरा की या इंडियन मिथ की जो एपिक्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी, रामायण, चंद्रकांता, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं, ये वॉर्स पर बेस्ड है ज्यादा। तो ही सेज
एडवेंचर्स हो सकते हैं, फियर्स कॉम्बैट्स हो सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं दो दो बंदों की, हीरोज की आपस में, विलन और हीरो की लड़ाई, एंड ब्लडी बैटल, और ब्लडी बैटल। ये मीन्स एक एपिक जो है वो एक सिंपल पोएम नहीं होगी, एक एडवेंचरस किस्म की पोएम होगी, लंबी भी होगी, कई किताबों पर मुहित होगी। जरा अगर हम पैराडाइज लॉस्ट को देखें तो इट कंप्राइजेज 12 बुक्स, एंड अगर हम उनको वर्सेस में देखें तो इट कंप्राइजेज ऑलमोस्ट 10,000 वर्सेस। अब 10,000 वर्सेस उस शख्स ने जो ब्लाइंड हो गया था, उस शख्स ने 10,000 वर्सेस जब लिखी हैं, तो इट्स एन इनक्रेडिबल टास्क, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट यू कैन से। और फिर टॉपिक भी उसने बाइबल से लिया और उसको फिर फॉलो किया इन द ट्रू स्पिरिट। तो ही सेज एवरीथिंग इज एलिवेटेड, कहता है इसके अंदर फिर हर चीज बुलंद करके पेश करनी है। आपने वर्ड्स यूज करने हैं तो एलिवेटेड होने चाहिए, करेक्टर्स एलिवेटेड होने चाहिए। और उसमें जिस तरह अरिस्टोटल ने कहा था ना कि इवन जो विलन का करेक्टर हो वो भी बड़ा जाइगेंटिक होना चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो विलन है पैराडाइज लॉस्ट में वो सेटन है, और सेटन के करेक्टर को बहुत बहुत ही ज्यादा क्रिस्मेटिक बना के पेश करने की कोशिश की गई है। तो ही सेज एलिवेटेड टू द ग्रेटेस्ट हाइट्स, बेहतरीन हाइट्स तक होना चाहिए, बुलंदियों तक जाना चाहिए, दस रिक्वायरिंग अ ग्रैंड स्टाइल। फिर नेचुरली जब आप इतनी बुलंद पोएम लिखेंगे तो आपका स्टाइल भी कैसा होना चाहिए, ग्रैंड होना चाहिए, एंड एलिवेटेड डिक्शन, और डिक्शन भी एलिवेटेड होनी। आम डिक्शन है, देखो मैंने आपको पीछे लेक्चर्स में बताया था 3 तरह की डिक्शन होती है, 3 तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, एक सिंपल लैंग्वेज, एक लिटरेरी लैंग्वेज और एक ऑर्नेट लैंग्वेज। ऑर्नेट इज द एलिवेटेड लैंग्वेज, लिटरेरी भी एलिवेटेड है लेकिन ऑर्नेट बहुत, जिसको कहेंगे मुहावराती ज़बान, मुश्किल अल्फाज का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स डन वेरी वेरी कॉन्शियसली, और बड़े ज़बरदस्त अल्फाज का चुनाव। सो इन सिंपल टर्म्स अगर हम देखें तो एपिक फिर क्या हुई, एपिक एक लंबी पोएम जो कई किताबों तक, जैसे मैंने कहा पैराडाइज लॉस्ट 12 किताबों, कई किताबों तक फैल जाती है। एक किस्सा होता है, किस्सा किसका होता है, कोई बड़ा इंटरनेशनल या नेशनल हीरो होगा, विलन भी हो सकता है जिसकी स्टोरी होगी, और स्टोरी फुल ऑफ एडवेंचर होनी चाहिए उसके अंदर, और फिर उसके अंदर मार कुटाई भी दिखाई जाए, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाए जाए, बिल्कुल ड्रामे में, और समझो एक एपिक ड्रामा होना चाहिए, बिल्कुल एक एपिक ड्रामे की तरह पेश किया जाए, पेश ड्रामे की तरह किया जाए। सिर्फ उसको जो कि वो नरेटिव है उसमें एक्शन दिखाया कम जाएगा, सुनाया ज्यादा जाएगा, तो नेचुरली जो हम सुनेंगे वो हम इनडायरेक्टली देख रहे हैं। सो वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स, वन ऑफ द ट्रूएस्ट फॉर्म्स, और दुनिया में रेयर है, वेरी रेयर, यानी आप अगर आप देखें लास्ट एपिक हो सकता है 300-400 साल पहले लिखी गई हो, उसके बाद एपिक ही कोई नहीं लिखी गई। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, इट्स नॉट समथिंग इजी टू डू, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क टू परफॉर्म। ठीक, उसके बाद फिर आ जाते हैं हम आजकल के दौर की सबसे ज्यादा यूज होने वाली पोइट्री, जिसको हम कहते हैं सेकंड टाइप, दैट इज लिरिक पोइट्री। उर्दू में हम इसको बोलते हैं गजल या नगमा, एक नगमा या एक गजल जिसको हम कहेंगे, दैट इज लिरिक। और लिरिक जो है ये आजकल के दौर की सबसे पॉपुलर फॉर्म, और उसकी वजह क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म में होती है, यानी ये लंबी से लंबी भी होगी तो 5-6 स्टैंजर्स में जाके खत्म हो जाएगी, 1-2 पेजेस की पोएम होगी और खत्म हो जाएगी। लंबे से लंबा गीत भी हो तो 3-4 मिनट में खत्म हो जाता है, 5 मिनट तक चला जाएगा। सो लिरिक की अब डेफिनेशन क्या है, कहता है लिरिक पोइट्री इज अ फॉर्मल टाइप ऑफ पोइट्री, ये बड़ी फॉर्मल किस्म की पोइट्री है, विच एक्सप्रेसेस पर्सनल इमोशंस और फीलिंग्स। कहता है इसमें पर्सनल इमोशंस या फीलिंग्स जो है इसके अंदर आएंगे। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर इमोशंस और फीलिंग्स का होना लाजमी है, वो गजल ही नहीं, वो लिरिक ही नहीं जिसके अंदर फीलिंग्स ना हो। पर्सनल फीलिंग्स जनरली रिटन इन द फर्स्ट पर्सन, आम तौर पर ये कोई फिक्स रूल नहीं है लेकिन आम तौर पर फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है। आई और मी, बंदा अपने हवाले से बात करता है, मैं, मेरा, मेरी, इस तरह के हवाले से बात करता है। अगर आप उर्दू शायरी देखें, आप इंग्लिश शायरी देखें, तो लिरिक्स आर मोस्टली पर्सनल एक्सपीरियंसेस in a personal form with the first person as its main subject. It is generally in simple language, कहता है लिरिक्स ज्यादातर सिंपल लैंग्वेज। अब सिंपल का मतलब एक तो बहुत सिंपल है ना, colloquial लैंग्वेज, वो नहीं, लिटरेरी लैंग्वेज भी हो सकती है। सिंपल का मतलब है which is not difficult to understand, which is not difficult to read, which is not difficult to sing, ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए। पर्सनल
ऑन पर्सनल सब्जेक्ट, लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, सब्जेक्ट पर्सनल होना चाहिए। यानी इसका मतलब है अगर फर्स्ट पर्सन है तो उसका पर्सनल होगा, अगर वो किसी की कहानी बयान कर रहा है तो उसका भी पर्सनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्वाइट सेंशुअस होनी चाहिए। सेंशुअस का मतलब क्या है कि जो तमाम सेंसेस को अपील करो उस करे, उसके अंदर वर्ड्स की सिलेक्शन ऐसी हो जो आई साइट को अपील करे, जो हेयरिंग सेंस को अपील करे, जो टच को अपील करे, जो हमारी फीलिंग्स के तमाम एस्पेक्ट्स को यानी उनको फील करे। हर चीज़ जो जितनी हमारी 5 सेंसेस हैं उन पांचों सेंसेस के लिए एक फ्रूटफुल थॉट हो, एक फ्रूटफुल सिलेक्शन हो ऑफ वर्ड्स की। ठीक, ही सेज फिर हैविंग सिंगिंग क्वालिटी, फिर इसका और कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए कि उसके अंदर सिंगिंग क्वालिटी होनी चाहिए। ये ऐसे ऐसी लिखी जाए कि अगर इसको कोई गाना चाहे गीत में, इसलिए आप देखो अक्सर गजलें गीत की शक्ल इख्तियार करनी, अक्सर गजलें जो हैं वो गाई जाती हैं। ठीक, तो बच्चों मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुए लिरिक के यानी गजल के कि सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, कंपैरेटिवली सिंपल। एक सिंपल बिल्कुल क्लोकियल है वो ना भी हो, थोड़ी सी उससे मुश्किल हो लेकिन फिर भी सिंपल हो, इजी टू अंडरस्टैंड। उसके बाद दूसरी क्वालिटी पर्सनल सब्जेक्ट में लिखी जाए। तीसरी क्वालिटी सेंशुअस होनी चाहिए, सेंसेस को अपील करे, उसके अंदर वर्ड्स की सिलेक्शन, हर चीज ऐसी, वर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, ऐसे लफ्जों का चुनाव हो जो हमारी ऑल सेंसेस को अपील करे, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टच, हर सेंस को हमारी जो है वो अपील करे। और उसके बाद सिंगिंग क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक, और कहता है उसके अंदर जो थीम्स होनी चाहिए, सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ऑल्सो हैविंग लव यानी लव थीम, मोहब्बत के ऊपर लिखी जानी चाहिए। प्रेज, तारीफ में, शान में, किसी की तारीफ में, चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। अब ये गीत है इंडिया का बड़ा मशहूर गीत है, ये एक लिरिक है, एक गजल है जिसमें पोइट जो है वो अपनी महबूबा की तारीफ कर रहा है। उसके बाद डिजेक्शन भी हो सकता है, दुख, गम, क्योंकि फीलिंग्स है ना। देखो लव इज अ फीलिंग, प्रेज इज अ फीलिंग, डिजेक्शन इज अ फीलिंग, सारी फीलिंग्स है। और मेलनकली या अफसोस, दुख। अब वो दुख पर्सनल ही ज्यादातर होता है जो इंसान फील करता है, जिसका इंसान इजहार करता है, जिसका इंसान जिक्र करता है। ठीक, ये सो एज इट्स मेन थीम्स, कहते हैं उसकी मेन थीम्स होनी चाहिए। लिरिक वेरी वेरी फेमस, वेरी वेरी, इट्स अ मदर ऑफ ऑल सिंपल पोइट्री, ऑल सेंशुअस पोइट्री एंड ऑल मेलोडियस पोइट्री की जो मदर है ना, दैट इज लिरिक। ठीक, लिरिक के बाद नंबर 3 पे हम आ जाते हैं ओड। अब ओड जो है ये भी लिरिक की एक किस्म है। आप कह लो कि लिरिक को जब हम किसी की शान में सीरियस अंदाज में, देखो ना लिरिक मैंने कहा था जो पर्सनल हो, फर्स्ट पर्सन के ऊपर लिखे, अपनी बात कर रहा हूं मैं, मुझे, मेरा, ये बातें हों, लेकिन जरूरी नहीं, लेकिन ज्यादा ये होना चाहिए। ओड वो है जो किसी की शान में लिखी है। अब वो चाहे शान तारीफ की सेंस में है या दुख की सेंस में है, यानी किसी को खो दिया आपने और आप उसकी शान बयान कर रहे हैं, वो भी एक ओड है। ओड इज ऑलवेज रिटन सीरियसली। जितनी रोमांटिक्स ने ओड्स लिखी हैं, कोई नाइटिंगेल पे लिखी है, कोई कुकू पे लिखी है, कोई स्काईलार्क पे लिखी है, कोई ग्रेशियन अर्न पे लिखी है, कोई इवन इनएनिमेट, इवन साइकी के ऊपर लिखी है, यानी ओड ऑन साइकी, साइकी के ऊपर भी ओड लिखी है। सो ये साइकी क्या है, सोल, रूह के ऊपर। सो एनिमेट ऑब्जेक्ट्स हो, इनएनिमेट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओड हैज टू बी वन सीरियस, ये है लिरिक की फॉर्म, लिरिक की वो फॉर्म है जो बहुत सीरियस होनी चाहिए। ठीक, सीरियस क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। एन ओड इज अ टाइप ऑफ लिरिक पोइट्री। पहली बात तो ये होगी कि ये टाइप है लिरिक पोइट्री की। इट इज ऑफन अ लॉन्ग पोइम। आम जो गजल है, आम जो लिरिक है उससे ज्यादा लंबी होती है। लॉन्ग पोएम, सीरियस इन सब्जेक्ट एंड थॉट। कहता है इसका सब्जेक्ट और इसकी थॉट क्या होनी चाहिए, इट शुड बी वेरी सीरियस, यानी ये सीरियस थॉट, सीरियस सब्जेक्ट होना चाहिए। इन सब्जेक्ट इट इज ऑफन एड्रेस्ड टू ए करेक्टर। कहता है ओड में अक्सर हम किसी के साथ मुखातिब होते हैं ना, ओड टू साइकी में साइकी को मुखातिब, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न को मुखातिब है, ओड टू नाइटिंगेल नाइटिंगेल को मुखातिब है। यानी मीन्स
किसी की शान में, चाहे वो एनिमेट हो और इनएनिमेट हो। कहता है चाहे वो जानदार सब्जेक्ट हो या बेजान हो। ग्रेशन एक वाज है, गुलदान है, उसको ड्रेस किया उसने, ठीक है ना। साइकी में रूह को ड्रेस किया, चाहे वो जानदार हो या बेजान, नजर आने वाली चीजें हो या ना नजर आने वाली चीजें हो, किसी भी चीज को वो ड्रेस करे, बट किस तरह करे? इन ए डिग्निफाइड मैनर, अंदाज बड़ा शाहाना, बड़ा आला, बड़ा मर्तबे वाला, बड़ा खूबसूरत अंदाज जो है वो होना चाहिए, फिर जाके उसकी वर्थ जो है वो बनेगी। इट्स लैंग्वेज शुड बी सबलाइम, कहते हैं लैंग्वेज भी बड़ी सबलाइम हो, बड़ी आला लैंग्वेज हो, एंड रिटन इन ए डेफिनेट मीटर एंड स्टैंजा फॉर्म। कहता है एक खास मीटर हो। मीटर आपको बताया था मैंने पिछले लेक्चर्स में, पोइट्री के शुरू के लेक्चर्स में, आज से 3-4 लेक्चर पहले, कि मीटर क्या होता है? लेंथ होती है, यानी एक लेंथ जो है जिसमें 2 सिलेबल मिलके या कभी कभी 3 सिलेबल मिलके एक मीटर बनता है। ये मीटर की जो है एक लेंथ, जिस तरह आपकी इंटर की पोएम है या बीए की पोएम है नैयर, तो जब उसको पढ़ते हैं, व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, तो मैं 4, व्हाट इज 1 मीटर, दिस लाइफ 2 मीटर, इफ फुल 3 मीटर, ऑफ केयर 4 मीटर, वी हैव 1, नो टाइम 2, टू स्टैंड 3, एंड स्टेयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, ये 4 मीटर है। इसको कहेंगे टेट्रामीटर। 10 तरह के मीटर होते हैं, यानी 10 तरह के। ये भी आगे चल के मैं जब आपके साथ लिटरेचर की लिटरेरी टर्म्स डिस्कस करूंगा, जो पोइट्री में, ड्रामे में, नॉवल में यूज होती है, इंशाल्लाह उन वीडियोस में मैं आपको आपके साथ ये डिस्कस करूंगा लिटरेरी टर्म्स में, कि ये किस तरह हम इनको यूज करते हैं, मीटर्स को भी किस तरह यूज करते हैं। तो ही सेज इंडेफिनेट मीटर एंड स्टैंजा फॉर्म, एक खास स्टैंजा फॉर्म होनी चाहिए, चाहे वो कपलेट्स की, कपलेट होता है 2 लाइनों का स्टैंजा, ट्रिपलेट 3 लाइनों का स्टैंजा, क्वार्ट्रेन 4 लाइनों का स्टैंजा, ये उसके उस 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6, एक खास स्टैंजा फॉर्म होनी चाहिए। अब देखो ना, बीए की बड़ी मशहूर पोएम है पॉइजन ट्री। पॉइजन ट्री है तो एक बैलेड है, लेकिन वो एक खास मीटर में लिखी गई है, तो वो मीटर का होना बहुत जरूरी है, और एक खास स्टैंजा फॉर्म का होना वो क्यों जरूरी है? उससे इसकी खूबसूरती बढ़े। सो ओड लिरिक की एक किस्म, ये सब आगे लिरिक की किस्में हैं, लेकिन एक ऐसी पोएम है जो बड़ी सीरियस होती है, प्रेज में लिखी जाती है, डिग्निफाइड फॉर्म में लिखी जाती है, और किसी को एड्रेस की जाती है। इसका मतलब पर्सनल नहीं होती, इम्पर्सनल होती। वेर यू टॉक, आप अपना जिक्र कर सकते हैं, आप अपने हवाला भी दे सकते हैं, मैं तुम कह सकते हो, लेकिन मोस्टली इट इज एड्रेस टू समवन। समय नाइटिंगेल, पोइट जॉन कीट्स नाइटिंगेल से मुखातिब है, तो उसमें अपना भी जिक्र करता है, यानी वो खुद कहता है बर्ड को कि तुम मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तो मैं तो आ गया ना। लेकिन बेसिकली ही इज एड्रेसिंग, द वन हु इज एड्रेसिंग इज द फर्स्ट पर्सन, इज द पोइट, और जिसको एड्रेस कर रहा है वो उसका सब्जेक्ट है, वो चाहे एनिमेट हो या इनएनिमेट। So it's another very important type of poetry. उसके बाद हम आ जाते हैं 4th टाइप, ये है सोनेट। सोनेट भी लिरिक की किस्म है, लेकिन ये भी इमोशंस, पैशन से भरी होनी चाहिए लिरिक। फर्क सिर्फ क्या है? लिरिक की लेंथ का कोई फार्मूला नहीं है, मीटर भी कोई भी हो सकता है, लेंथ भी कोई भी हो सकती है, स्टैंजाज में हो सकती है, विदाउट स्टैंजाज हो सकती है लिरिक जो है, गजल। लेकिन सोनेट पोएम वो है जो लिरिक की शाख तो है, लेकिन इट शुड बी इन 14 वर्सेस। 15 भी नहीं हो सकती, 13 भी नहीं हो सकती, इट शुड बी इन हाउ मेनी वर्सेस? इन 14 वर्सेस। कहता है सोनेट इज ए लिरिक पोएम, ये भी एक लिरिक पोएम। देखो सब लिरिक की शाखें आ रही है, लिरिक पोएम दैट ऑलवेज हैज 14 लाइन्स, यानी 14 वर्सेस उसकी होंगी, 15 नहीं होंगी। The oldest type of sonnet is the Italian. कहता सबसे पुरानी किस्म का जो सोनेट था वो इटालियन सोनेट, या उसको पित्रार्कन सोनेट कहते थे। पित्रार्क एक बड़ा मशहूर पोइट गुजरा है, इटालियन पोइट, सोनेट राइटर, सोनेटियर। कहता है जिसने ये स्टार्ट किया था, इसलिए उस सोनेट का नाम ही उन्होंने उससे मंसूब कर दिया और उसको कहा गया पित्रार्कन सोनेट। वेयर एज देयर इज अनदर फॉर्म कॉल्ड इंग्लिश सोनेट। बाद में फिर एक फॉर्म आई जो सरे और वाइट ने मिलकर बनाई। ये 2 बड़े मशहूर सोनेटियर्स थे, इन्होंने 15वीं सदी में और 16वीं सदी में इन्होंने सोनेट को एक नई शक्ल दी, एक नई वुसअत दी, एक नया पहचान दी, कि इन्होंने पित्रार्कन से थोड़ी हट के एक इंग्लिश सोनेट बनाई।
अब फर्क किस तरह डाला, 14 लाइनें तो 14 ही रहनी है। इन्होंने क्या किया कि जो फॉर्मेट था यानी फॉर्मेशन उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। यानी जो पेट्रार्कन सोनेट है वो हमेशा लिखी जाती है किसमें, उसके दो पार्ट होते हैं 8 एंड 6। 8 पार्ट को बोलते हैं ऑक्टेव, 8 लाइनों का एक हिस्सा ऑक्टेव, और 6 लाइनों का एक हिस्सा उसको कहते थे सेस्टेट। ऑक्टेव एंड सेस्टेट। जबकि जो इंग्लिश सोनेट थी उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने 8 और 6 14, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4 पार्ट बना दिए 4 4 4 2। 3 क्वार्ट्रेन यानी 4 लाइनों के स्टेंजास और चौथा कपलेट। ठीक, इन्होंने भी लाइनें 14 ही बनी, 4 दिया 12 और 2 14, लेकिन इन्होंने फॉर्मेशन बदल के उसको एक आइडेंटिटी दी और फिर इसमें तो कमाल हासिल किया किसने, शेक्सपियर ने। इसलिए इस सोनेट को इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है और शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता है। कहते हैं द इटालियन सोनेट हैज 2 पार्ट्स, पहले मैंने बताया octave and sestet. Octave 8 lines, sestet 6 lines. Whereas the English sonnet has 4 parts, 3 quatrains, 3 quatrain होंगे 4 लाइनों के, and 1 couplet, एक couplet होगा। It has all the characteristics of, बाकी सारी characteristics होंगी of lyric poetry। lyric poetry की जितनी characteristics है वो सारी इसके अंदर जो है वो आपको नजर आती है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं नंबर 5 बैलेड। वेरी इजी फॉर्म बैलेड। बैलेड बेसिकली किसको कहा जाता है, ये भी लिरिक की किस्म है। फर्क क्या है, बैलेड के अंदर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। बैलेड वो होती है नज्म, अ स्टोरी, आप कह सकते हैं स्टोरी, आसान जुबान में समझाओ, अ स्टोरी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पोएम इज कॉल्ड बैलेड। अब जब हम कहते हैं इट्स अ स्टोरी, तो स्टोरी को हमेशा नरेटिव होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है, नरेटिव। स्टोरी हैज टू बी नरेटिव, तो ये इसको नरेटिव है। इट्स अ शॉर्ट नरेटिव पोएम, ये भी शॉर्ट पोएम होती है। जब मैंने अभी मिसाल दी थी आपके सामने, बीए की पोएम है पॉइजन ट्री, बड़ी मशहूर विलियम ब्लेक की पोएम है पॉइजन ट्री। तो पॉइजन ट्री 4 के स्टेंजास हैं, 4 लाइनों के। तो ये उसकी खूबसूरती है, वो भी एक स्टोरी। आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड, आई टोल्ड माई रेथ डिड एंड, आई वॉज एंग्री विद माई फो, आई डिड नॉट शो, माई रेथ डिड ग्रो। तो वो स्टोरी सुना रहा है, ठीक है। और जब नरेटिव हम कहते हैं तो हमेशा पास्ट में होता है, नरेट हमेशा गुजरे किस्से को सुनाया जाता है। कहते हैं इट्स अ शॉर्ट नरेटिव पोएम, पर्सनल हो और इम्पर्सनल। इट कैन बी पर्सनल यानी जाती, आई वॉज एंग्री अपनी जात की, या किसी की स्टोरी, देयर वॉज एन ओल्ड मैन, अब किसी ओल्ड मैन की कहानी आप सुना रहे हैं, ठीक है। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, एस टी कॉलरिज की बड़ी मशहूर पोएम है, बड़ी लंबी 700 वर्सेस की। वो क्या है, वो एक बैलेड है, ठीक। ऑलवेज रिटन इन 4 लाइन स्टेंजा, हमेशा चाहिए, इस पहचान है इसकी, 4 लाइनों का स्टेंजा होना चाहिए। इट जनरली हैज अ शॉर्ट मीटर, मीटर भी छोटा होता है, सच एज आयम्बिक ट्रीमीटर और टेट्रामीटर। कहता है यहाँ इसका ट्रीमीटर होगा यानी 3 मीटर की लाइन होगी, यहाँ 4 मीटर की लाइन होगी, इससे ज्यादा नहीं होती। तो बैलेड जो है बड़ी आसान किस्म है, कि मैंने आसान जुबान में कह दिया। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज बैलेड, तो आप कह सकते हैं कि एक बैलेड का मतलब ये है कि अ स्टोरी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पोएम, ठीक। इसलिए इसमें पुराने ज़माने में जो बैलेड्स होती थी वो फोक बैलेड्स कहलाती थी, अब जो है वो लिटरेरी बैलेड्स कहलाती है। यानी मीन्स फोक बैलेड वो है जो ज़ुबानी किस्सा, पुराने ज़माने के जो किस्से हैं, हीर रांझा, शीरी फरहाद, ये किस्से ज़बान दर ज़बान चलते आ रहे हैं, इनको कहा जाता है दीज आर ऑल्सो बैलेड्स, बट ये फोक बैलेड है। और जो लिटरेरी बैलेड्स हैं वो क्या है, वो जो रिटन फॉर्म में है, जो राइटर्स ने खुद लिखी हैं, दे आर लिटरेरी बैलेड्स। सो बैलेड वेरी इजी फॉर्म। उसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 6 एलिजी। एलिजी उर्दू में हम इसको बोलते हैं मरसिया, और मरसिए अक्सर आप गम की सूरत में सुनते हैं। मुहर्रम उल हराम में इमाम हुसैन और उनके काफिले के लिए अक्सर मरसिए लिखे जाते हैं। तो मरसिया होता क्या है, किसी शख्स को जो मर चुका हो उसके गम में जो आप नज़म लिखते हैं, उसके गम में, जो मर चुका है उसके गम में जो नज़म लिखते हैं, उसको कहा जाता है दिस इज एन एलिजी, यानी ये एक मरसिया है। तो मरसिया क्या है, कहते हैं इट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ लिरिक, ये भी लिरिक की फॉर्म। देखो हर एक में लिरिक का वर्ड कॉमन आ रहा है, मदर इनकी सबकी कौन है, लिरिक। वजह ये है कि लिरिक में है पैशन,
और इन तमाम चीज़ों में फिर आगे क्या आता है, पैशन। यानी पैशन जो है वो इनके लिए लाजमी जुज है, एक लाजमी चीज़ है जो इसके अंदर होनी चाहिए। इट इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ लिरिक विच इज़ रिटन इन लेमेंटेशन, कहता है दुख में, सदमे में, अफसोस में लिखी जाती है, एट द लॉस एंड डेथ ऑफ सम नोबल पर्सन और करेक्टर, किसी नोबल पर्सन, मैंने कहा इमाम हुसैन पाक, उनकी शान में जो लिखी जाती है। ठीक, अच्छा, दुनिया में ऐसी एलिजीज भी लिखी गई हैं जो इनएनिमेट चीज़ों पर लिखी गई, यानी मीन्स चीज़ों के ऊपर, चीज़ों के खो जाने का, यानी अगर दुनिया के अंदर कोई एहसास खत्म हो गया है, आप उसके गम में लिख रहे हैं कि मोहब्बत खत्म हो गई, ये भी एक एलिजी कहलाएगी। तो चाहे वो एनिमेट हो, इनएनिमेट हो, आप देख सकते हो ना देख सकते हो, अमूमन जो एलिजीज लिखी जाती हैं वो करेक्टर्स पर लिखी जाती है, और वो ग्रेट करेक्टर्स जो कभी बड़े अजीम थे लेकिन वक्त ने उनको आपसे जुदा कर दिया, और उनके गम में फिर हम लिखते हैं, उनके अफसोस में लिखते हैं। जैसे मैंने मिसाल दी मुहर्रम हराम में, अक्सर आप टीवी पे, रेडियो पे आप मसीहे जो है वो सुनते हैं। ठीक, तो ही सेज डेथ ऑफ सम नोबल पर्सन और कैरेक्टर, इट्स सब्जेक्ट कैन आल्सो बी एनिमेट और इनएनिमेट। पहले मैंने कहा सब्जेक्ट एनिमेट भी हो सकता है, इनएनिमेट भी हो सकता है। इट जनरली हैज अ डेफिनेट मीटर, इसका भी एक डेफिनेट मीटर होगा खास, चाहे वो टेट्रा हो, पेंटा हो, ट्री हो, 3 मीटर का हो, 4 का हो, 5 का हो, मीटर मैंने कहा लेंथ। ठीक, एंड स्टैंजा फॉर्म, और इसकी भी एक डेफिनेट स्टैंजा फॉर्म हो, चाहे 4 लाइन स्टैंजा हो, 5 लाइन हो, 6 लाइन हो, जितना मर्जी हो, लेकिन एक डेफिनेट फॉर्म होनी चाहिए। सो एलिजी क्या हुई, एक मरसिया जो किसी अजीम शख्स के गम में, जब वो दुनिया से चला जाता है तो उसके गम में जो लिखा जाता है उसको कहते हैं एलिजी। उसके बाद आ जाता है एपिथेट। एपिथेट क्या है, नंबर 7 इज एपिथेट। एपिथेट इज बेसिकली, उर्दू में हम इसको कहते हैं कसीदा। दिस इज ऑल्सो अ सॉन्ग दैट इज संग फॉर अ पर्सन और अ करेक्टर दैट इज नो मोर बट इन द प्रेज ऑफ दैट करेक्टर। आप उसकी शान में, यानी देखो ना, अगर इमाम हुसैन के गम में, उनकी जुदाई में, उनके जख्मों का जिक्र करते हुए, उनके ऊपर जुल्म जो हुआ उसका जिक्र करते हुए जो आप पोएम लिखेंगे वो एलिजी होगी। लेकिन उनकी शान में जो लिखेंगे, उनकी तारीफ में जो लिखेंगे, बेशक उसमें गम उसमें भी होगा लेकिन उसमें शान डोमिनेट होगी, उसको हम कहेंगे दिस इज एपिथेट। सो दे आर कोरिलेटेड, ये भी लिरिक की फॉर्म है। ही सेज इट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ लिरिक विच इज रिटन इन प्रेज ऑफ ए पर्सन। इसमें लाजमी चीज क्या है, इसमें प्रेज का होना लाजमी है, which is written in praise of a person who is dead, यानी वो शख्स जो दुनिया से जा चुका है। Its subject can also be animate or inanimate, इसका सब्जेक्ट भी एनिमेट भी हो सकता है, इनएनिमेट भी हो सकता है। It generally has a definite meter, इसका भी एक डेफिनेट मीटर होगा, एंड स्टैंजा फॉर्म, और इसकी भी एक डेफिनेट स्टैंजा फॉर्म होगी, इसका भी खास मीटर होगा, खास स्टैंजा फॉर्म जो है वो इसकी होगी। ठीक, सो एपिथेट और एलिजी में कोई खास फर्क नहीं है। एलिजी इज मरसिया जो किसी के गम में बोला जाएगा, और एपिथेट इज कसीदा जो किसी की शान में बोला जाएगा। वन इज इन प्रेज, द अदर इज इन लेमेंटेशन। ठीक, देन वी कम टू द लास्ट टाइप। मैंने कहा इसके अलावा भी छोटी छोटी और फॉर्म्स हैं, आई एम नॉट डिस्कसिंग देम, आई एम ओनली डिस्कसिंग द वेरी फेमस टाइप्स ऑफ पोएम्स जो दुनिया में राइज है। और जो मॉडर्न, सबसे मॉडर्न और सबसे लास्ट टाइप है वो है फ्री वर्स। उर्दू में हम इसको बोलते हैं आज़ाद नज़म। उर्दू में क्या बोलते हैं, आज़ाद नज़म, फ्री वर्स। फ्री वर्स क्या है, कहता है फ्री वर्स इज एन ओपन फॉर्म ऑफ पोएट्री। फ्री वर्स का मतलब ये लफ्ज फ्री वर्स, जिसमें वर्स की कोई पाबंदी नहीं, ना किसी मीटर का ध्यान रखना है, ना किसी स्टैंजा फॉर्म का, यानी नसरी नज़म जिसको आप कहते हैं। आप जितनी मर्जी लंबी लाइन लिख लें, आप जितनी मर्जी जो है वो स्टैंजा जितना मर्जी लंबा कर दे, कोई स्टैंजा जो है वो 10 लाइनों का हो, कोई 8 लाइनों का हो, कोई 2 लाइनों का हो, तो इसका मतलब क्या है, आपने कोई फार्मूला यूज नहीं किया, इसको कहेंगे दिस इज फ्री वर्स। ठीक, ये कह लें कि ये 19th सेंचुरी में आके ज़्यादा मकबूल हुआ, और 21st सेंचुरी में तो अब ये बहुत कॉमन है। ठीक, इसको हम नसरी नज़म भी कहते हैं, इसको मज़ाद नज़म भी कहते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है राइटर पे। फ्री वर्स इज एन ओपन फॉर्म ऑफ पोइट्री विच डज नॉट यूज कंसिस्टेंट मीटर। कहता है ना इसके अंदर कोई कंसिस्टेंट मीटर पैटर्न है, राइम है, ना कोई कंसिस्टेंट राइम है, और एनी म्यूजिकल पैटर्न, कोई ऐसा म्यूजिकल पैटर्न नहीं। म्यूजिकल पैटर्न वही काफिया रदीफ जिसमें होना, इसके अंदर कोई भी नहीं है। इट दस टेंड्स टू फॉलो
द रिदम ऑफ नेचुरल स्पीच। कहता है ऐसे लगता है जैसे एक नेचुरल जो बंदा गुफ्तगू का, इसलिए इसको नसरी नज़म भी कहा जाता है। इस नसर में हम आपस में, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ना, इसी बातों को अगर मैं नज़म की शक्ल में लिखना शुरू कर दूँ तो ये क्या कहलाएगी? इट्स ए फ्री वर्स। तो फ्री वर्स क्या है? ये है आज़ाद नज़म। ठीक, तो बच्चों ये था, ये 8 मशहूर किस्में थी। मैंने पहले कहा इसके अलावा भी चंद किस्में हैं, लेकिन उनका मैंने जानबूझ के जिक्र नहीं किया, ना आपको ज़रूरत है उनकी। ये वो मशहूर किस्में थी जिससे पोइट्री का पता चलता है कि पोइट्री दुनिया में किन किन शक्लों में ज़्यादा लिखी जाती। इसके अलावा जो पोइट्री लिखी जाती है इन्हीं किस्मों में से, उसको फिर हम सिंपल वर्ड कहते हैं, अ पोएम, अ सीरियस पोएम। अ सीरियस पोएम कैन बी रिटन ऑन एनी सब्जेक्ट। किसी भी टॉपिक के ऊपर जो पोएम आप लिख देते हैं, वो उसमें आपकी मर्जी है, आप कोई मीटर यूज करना चाहो, आप कोई स्टैंजा फॉर्म यूज करना, क्योंकि वो फ्री वर्स भी हो सकती है, वो डेलिब्रेट एफर्ट भी हो सकता है विद सम पैटर्न। वो आप एक फॉर्मल पैटर्न भी फॉलो कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। इट्स बहुत दुनिया में ऐसी पोएम लिखी गई है, लेकिन हम उसको किसी टाइप में नहीं मैं शुमार करते। हम कहते हैं बट इट्स अ सीरियस पोएम या इट्स अ पोएम। सीरियस वर्ड भी नहीं यूज करेंगे, हम कहेंगे इट्स अ पोएम। ये भी एक किस्म है, लेकिन मैंने इसको मेंशन नहीं किया, वैसे ज़बानी आपको बता दिया। तो बच्चों ये थी टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। जो उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। ये लास्ट लेक्चर था हमारा पोइट्री के बारे में, ठीक है। अभी इसके बाद पोइट्री से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वो है इसके अंदर जो टर्म्स, जो टूल्स यूज होते हैं जिनसे पोइट्री बनती है, लेकिन वो मैं अलग वीडियोस बनाऊंगा। वो तब बनाऊंगा जब पोइट्री, ड्रामा, नॉवल, शॉर्ट स्टोरी सब की डिस्कशन हो जाएगी। फिर मैं इनकी टूल्स जो है, टर्म्स जो है, जो पोइट्री में, ड्रामे में, नॉवल में यूज होती हैं, उन सब का जिक्र करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज।